दोस्तों, टेक लीगल S4 चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम किराएनामा या रेंट एग्रीमेंट से होने वाली आय के बारे में चर्चा करेंगे। और रेंट एग्रीमेंट यानी किराएनामा से लोगों को अच्छी खासी आय होती है, लेकिन लोगों के मन में एक डर भय भी बना रहता है कि क्या किराएदार हमारे मकान या संपत्ति पर अपना मालिकाना हक तो नहीं स्थापित कर लेगा, या जब हमें आवश्यकता होगी तो उसको खाली कराने में कई तरह की परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। इस डर के कारण बहुत सारे लोग अपने संपत्ति को किराए पर देने से हिचकिचाते हैं या नहीं देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्नों का आज हम इस वीडियो में उत्तर देने जा रहा हूं। जैसे किराएनामा या रेंट एग्रीमेंट अक्सर 11 माह का ही क्यों बनता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तथा इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि 11 माह से अधिक का किराएनामा बनवाने की क्या प्रक्रिया है। क्या हम 11 माह से अधिक का किराएनामा बनवा सकते हैं या नहीं बनवा सकते, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगला, संपत्ति या मकान किराए पर कब नहीं देना चाहिए, इस मैटर पर भी हम विस्तार से जानकारी इस वीडियो में देंगे। इसके अलावा क्या किराएदार संपत्ति या मकान का मालिक बन सकता है, अगर हाँ तो कब, इस जटिल प्रश्न के उत्तर को भी हम इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे कि क्या किराएदार कभी संपत्ति का मालिक बन सकता है या नहीं। अगला, किराएदार से मकान या संपत्ति हम किन परिस्थितियों में खाली करवा सकते हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तथा अगर किराएदार मकान या संपत्ति खाली करने से इनकार कर दे तो मकान मालिक को क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है, इस प्रक्रियाओं के बारे में भी हम इस वीडियो में आसानी से चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि हमें किराएनामा बनता कैसे है। पहले किराएनामा बनाने के तरीके, किराएनामा पर क्या क्या लेख होना चाहिए, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो साथियों, किराएनामा बनवाने के लिए एक रेंट एग्रीमेंट या किरायानामा अनुबंध होता है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी देना बहुत ही अनिवार्य रहता है। जैसे रेंट एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा हो कि मकान का कौन सा हिस्सा किराए पर दे रहे हैं, इसका मासिक किराया कितना होगा। एग्रीमेंट 11 माह का होता है, इसमें किराया बढ़ोतरी का उल्लेख हो कितना प्रतिशत किराया बढ़ेगा, इसका भी उल्लेख हो। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना जमा किया गया है, इसका भी किराएनामा में उल्लेख होना चाहिए। तथा मकान खाली कराने के लिए या संपत्ति खाली कराने के लिए नोटिस पीरियड का उल्लेख होना चाहिए तथा कंडीशन भी लिखना चाहिए। इसके अलावा बिजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं के लिए उसका किराया कौन अदा करेगा, किसके द्वारा दिया जाएगा, इसके बारे में भी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। तथा मकान के मेंटेनेंस के बारे में भी साफ साफ लिखा होना चाहिए कि मेंटेनेंस कौन करेगा, इसका खर्चा जो भी आएगा उसको अदा कौन करेगा। इसके अलावा मकान मालिक एवं किराएदार का नाम आधार कार्ड के अनुसार स्पष्ट रूप से लिखा हो। इसके अलावा किराए पर ली गई मकान में रहने वाले वालिक, विवाहित, अविवाहित सदस्यों का नाम भी रेंट एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा मकान मालिक एवं किराएदार के साथ ही इसमें 2 गवाहों के हस्ताक्षर भी आवश्यक रूप से करा लेना चाहिए। इन सब चीज़ों की जानकारी हमें रेंट एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से करना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट वैसे हर राज्यों के लिए अलग अलग स्टाम्प शुल्क है, कहीं कहीं पे 500 है, हमारे मध्य प्रदेश में 500 रुपये के स्टाम्प पर रेंट एग्रीमेंट बनता है। और ये 11 माह का बनता है। 11 माह का क्यों बनता है, 11 माह से अधिक का बन सकता है या नहीं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वैसे रेंट एग्रीमेंट आप चाहें तो कितना भी दिन का बना सकते हैं, उसमें कोई रजिस्ट्रेशन एक्ट में ऐसा प्रावधान नहीं है कि सिर्फ 11 माह का ही रेंट एग्रीमेंट बनता है। इसके लिए हम आगे देखेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि किराएदार
संपत्ति या मकान का मालिक कब बन सकता है, अर्थात कब किराए पर मकान नहीं देना चाहिए, इन जटिल प्रश्नों का समाधान हम लोग देखते हैं कि क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए अपनी संपत्ति या मकान किराए पर देने के लिए, आप अपनी संपत्ति या मकान किराए पर तभी दें जब आपके पास आपके मकान या आपके संपत्ति का लीगल डॉक्यूमेंट्स वैध हो, पूर्णतः वैलिड हो, तभी आप अपने मकान या संपत्ति को किराए पर दें। अगर पूर्णतः वैलिड नहीं है, उसका कागजात आपके पास नहीं है, उसका रजिस्ट्री पट्टा आपके पास नहीं है, या हाउस का आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उस स्थिति में कभी भी अपने संपत्ति को या अपने मकान को किराए पर नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो विवाद की स्थिति में आप उस संपत्ति को साबित नहीं कर पाएंगे कि ये मेरा संपत्ति है, और किराएदार अपने कब्जे के अनुसार से उस पर अपना कब्जा स्थापित करके उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। तो इस पॉइंट का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अपना मकान किराए पर देते हैं तो सबसे पहले आपको अपना वैलिड रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवा लेना चाहिए और उसको रजिस्टर भी करवा लेना चाहिए। अगर आप 11 माह से अधिक के लिए देते हैं तो उसको रजिस्टर्ड करवा लें रजिस्टर्ड ऑफिस से, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट में जितने भी नियम शर्तें हैं जिनमें कि आपको लगता है कि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वह कंडीशन आपको अपने रेंट एग्रीमेंट में साफ साफ लिख देनी चाहिए। जैसे कि किराया कब और कितना बढ़ाया जाएगा, साथ ही किराया देने का टाइम पीरियड क्या रहेगा, आपके प्रॉपर्टी आप कब खाली करवा सकते हैं, इस प्रकार की सारी बातें आपको रेंट एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही आपका रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर होता है तो आप उसको जल्द से जल्द रिन्यूअल करवा लेना चाहिए, और जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशन उसके अंदर लिखी है उनको दोबारा से रिव्यू करा लेना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने मकान की तरफ से कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आपको अपने मकान और किराएदार पर हमेशा पूरी तरह से नज़र रखना चाहिए। जब भी आपको लगे कि किराएदार से मकान को खाली करा लेना चाहिए तो आपको जल्द से जल्द किराएदार से मकान खाली करा लेना चाहिए। इन चीज़ों का हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही हम अपने मकान को किराए पर दे के किसी भी परेशानी या बाधा से बच सकते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं आगे कि मकान या संपत्ति को किराएदार से खाली कब करा सकते हैं, यानी किन परिस्थितियों में हम किराएदार से खाली करा सकते हैं। इसके लिए भी हमें कुछ पॉइंट हैं। जैसे अगर किराएदार ने 4 या 6 माह से किराया न दिया हो, जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया हो, किराएदार ने कोई नया कंस्ट्रक्शन कराया हो, बिना परमिशन से दूसरे को कब्जा पर दे दिया हो, मकान मालिक के हक से इनकार करने लगा हो, या मकान का किसी दूसरे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना चालू कर दिया हो, या मकान मालिक को मकान के पुनर्निर्माण की ज़रूरत हो, इन सब कंडीशनों की अगर है तो हमें मकान खाली करा सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर ये सब नहीं है तो भी अगर हमें आवश्यकता है तो हम मकान खाली करा सकते हैं। उसके लिए जो लीज रेंट एग्रीमेंट बना है, किरायानामा बना है, उसके कंडीशन के अनुसार उस पर कंडीशन रहता है कि अगर हमें मकान की आवश्यकता होगी तो हम 1 माह पूर्व नोटिस देकर मकान को खाली करा सकते हैं। तो इसके अलावा भी हम मकान को खाली करा सकते हैं। आगे हम देखते हैं जो हम पहले वीडियो के पहले बताए थे कि किरायानामा मात्र 11 माह का ही क्यों बनाया जाता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि किरायानामा या रेंट एग्रीमेंट 11 माह का ही बनाया जाता है। इसके लिए हम कहना चाहेंगे साथियों कि रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 को अगर पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा कहीं जिक्र नहीं है कि रेंट एग्रीमेंट मात्र 11 माह का ही बनेगा, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 17 व 18 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किन दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है और किस दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 17 के अनुसार
ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट या अनुबंध जो 11 माह से अधिक समय का होगा, अगर 11 माह से अधिक समय का होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना हमें अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में हमें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि 11 माह का रेंट एग्रीमेंट या किरायानामा बनाते हैं ताकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया या झंझट से बचा जा सके। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन हम कराते हैं तो वार्षिक किराया का 2% स्टाम्प शुल्क भी अदा करना पड़ता है, तो इससे थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। इससे बचने के लिए लोग 11 माह का रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, जबकि ये उचित नहीं है। अगर हम लंबे समय के लिए अपने मकान या संपत्ति को किराए के रूप में दे रहे हैं तो हमें बाकायदे स्टाम्प शुल्क अदा करके और रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए। इसके अलावा जो भी हम किराया प्राप्त करते हैं, किराया प्राप्ति की रसीद भी हमें किराएदार से दस्तखत करवा के किराएदार को प्रदान करना चाहिए, ताकि अगर हमें कभी भविष्य में आवश्यकता पड़े मकान खाली कराने के लिए या किराएदार अड़ जाए कि हम मकान खाली नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति में हम साबित कर सकें कि ये हमारा रेंट एग्रीमेंट है, ये संपत्ति हमारी है, इस संपत्ति की ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने इनको किराए पर दिया था और ये बीच बीच में हमारा ये जो किराया अदा किए हैं ये उनकी रसीदें हैं। अब ये किराए देने से जब से इनकार किए हैं तब से हमने इनको इनके खिलाफ अपना मकान खाली करवाने के लिए न्यायालय में दावा दायर किया हूँ। तो इस तरह से हम अपने संपत्ति को आसानी से किराएदार से मुक्त कर सकते हैं और उनसे हर्जाना तथा प्लांटी भी वसूल सकते हैं। तो इस तरह से हमें काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जी दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल टेक लीगल S4 को सब्सक्राइब कर लें। जी नमस्कार।